हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और सबके सामने फिर से हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस को लेकर के। तो आज हम फिर डिस्कस करेंगे आज के सारी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारी घटनाओं को वन बाय वन हम कवर करेंगे। खेल से संबंधित होंगी, कुछ नियुक्तियों से संबंधित होंगी, कुछ पुरस्कार से भी संबंधित होने वाली है। आई होप आप डेली हमारी क्लासेस कर रहे हो, जिसमें हम डेली बेसिस पे जितने भी न्यूज़पेपर हैं, चाहे द हिंदू हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, सारे पेपर्स में जो भी महत्वपूर्ण खबर होती है उसका सार यहाँ पर रखते हैं और उसको हम वन बाय वन यहाँ पर देखते हैं। तो आज भी हम बहुत सारी घटनाओं को देखेंगे। तो हमारी पहली जो घटना है या पहला जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो क्या है? विश्व दयालुता दिवस। तो अभी हाल में क्या विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि विश्व दयालुता दिवस क्यों मनाया जाता है। आपको डेली कोई ना कोई दिवस हम बता रहे होते हैं, जिसमें कि हमें 3 चीज़ें याद रखनी होती है कि क्यों मनाया गया है या किस संस्थान के द्वारा इसे मनाया जा रहा है। तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इस दिवस की थीम क्या रही है, क्योंकि प्रश्न आपके करंट अफेयर से ऐसे पूछते हैं कि ये दिवस हाल ही में सेलिब्रेट किया गया था। पहला प्रश्न होता है कि किसके द्वारा सेलिब्रेट कराया गया था या मनवाया गया था। दूसरा होता है कि ये किस दिन मनाते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस दिवस की थीम क्या रही थी। हम इन्हीं 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। उसके साथ हम सारी चीज़ें देख लेंगे। फिलहाल विश्व दयालुता दिवस हर साल 13 नवंबर को मनाया जाता है। तो हर साल आज के दिन ही मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस का जो विषय है इस बार का, दयालुता मतलब तरीके से काइंडनेस होती है, एक वैश्विक आंदोलन। तो यहाँ पे इसकी थीम रखी कि पूरे विश्व से एक तरीके से आंदोलन चलाएंगे पूरे विश्व में, ताकि दूसरे पर दयालुता दिखाए। इससे होगा क्या, जैसे आप देख रहे हो अभी यूक्रेन एंड रसिया आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो जब 2 देश आपस में लड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ देश की छवियाँ खराब होती हैं, उसके साथ वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो भी भुक्तभोगी होते हैं। आप उसका देखिए, इजराइल का और फिलिस्तीन की हालत एकदम ख़राब हो गई है और वहाँ पे कौन मर रहा है? लोग मर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कोशिश की जाती है कि दयालुता की चीज़ ऑल ओवर वर्ल्ड में एक तरीके से फैलाई जाए। दयालुता के कार्यों को बढ़ावा देने और उनका जश्न मनाने के लिए समर्पित एक वैश्विक उत्सव है। हर जगह सबको यही कोशिश की जाए कि सब इस चीज़ को सीखें और ऑल ओवर वर्ल्ड में चीज़ें चले। यह दिन दयालुता के सकारात्मक प्रभाव को याद दिलाता है। मतलब इस दिन लोगों को समझाया जाता है कि अगर आप किसी पे दयालुता दिखाते हो तो उसके सकारात्मक पहलू या उसके फ़ायदे क्या होते हैं। जैसे आप कभी भी किसी की हेल्प करिए ना तो एकदम अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं। तो वैसे ही चाहते हैं कि भाई सारे लोग एक दूसरे की हेल्प करें। ओके, यह एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और देखभाल करने वाली दुनिया बनाने के लिए सहानुभूति, समझ और सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है। साथ में विश्व दयालुता दिवस की शुरुआत 1998 में विश्व दयालुता आंदोलन द्वारा की गई थी। देखो, दयालुता को अगर समझिए तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जैसे कोई समाज है ना, वो पुलिस के भरोसे चल सकता है, लेकिन अगर वहाँ के लोग समझदार हैं, दयालु हैं और पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है उनके अंदर, समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहाँ पे आपको पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो 2 कॉलोनीज़ हैं, ए और बी। ए में ना गुंडे टाइप के लोग रहते हैं, मारपीट, चोरी चकारी, 2 लोगों को परेशान करना। और एक दूसरी कॉलोनी है जहाँ पर पढ़े लिखे, समझदार, शांत और दयालु लोग रहते हैं। आप मान के चलो कि जहाँ पे कॉलोनी बी, जहाँ पे लोग ठीक रहते हैं, वहाँ पे पुलिस को शायद ही कभी जाना पड़े। बाकी दूसरे वाले पे हमेशा हर दूसरे दिन पुलिस पहुँची रहेगी। तो समाज को चलाने के लिए पुलिस को बनाया गया है, लेकिन अगर समाज के लोग ढंग से रहे तो पुलिस की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ओके, अगला आर्टिकल है गृह मंत्रालय ने, जो हमारा मिनिस्ट्री है, जो हमारी होम मिनिस्ट्री ने CISF को पढ़ते रहते होंगे कि पहली महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दी है। तो CISF में क्या होता था, ज़्यादातर या मैक्सिमम 99 या मतलब 100% था कि मेल ही जाते थे। तो यहाँ पे पहली महिला बटालियन की स्थापना की गई है। क्या लिखा है? CISF में पहली बार महिला बटालियन बनाई जा रही है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा मिलेगा। खास प्रशिक्षण के साथ यह बटालियन VIP सुरक्षा, हवाई अड्डों और मेट्रो की सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां निभाएगी। देखो, आप देख तो रहे हो यहाँ पे कि इसमें शामिल किया गया, लेकिन फिर भी अभी इनको देखो, जहाँ पे दी गई है इनकी ड्यूटी, हवाई अड्डों पे दी गई है, मेट्रो की सुरक्षा दी गई है, या फिर VIP सुरक्षा होती है, बस वहाँ पे रखा गया है। तो फिलहाल कोई नहीं, इनिशिएटिव लिया गया है, यही बड़ी बात है। CISF जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो केंद्र के द्वारा इसको प्रायोजित किया जाता है। केंद्र के द्वारा इनको एक तरीके से लागू किया जाता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल, यहाँ पे देखो, समझो तो यहाँ पे क्या है,
वीआईपी सुरक्षा तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया, अदरवाइज यहाँ पे देखो हवाई अड्डा मतलब एक इंडस्ट्री ही है। मेट्रो हो गया आपका, वो भी एक इंडस्ट्री ही है, वहाँ पे हज़ारों लाखों लोग जो है आते जाते रहते हैं। इसलिए स्थापना की बात करें 1973 में स्थापना हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मंत्रालय है, किस मंत्रालय के तहत इसको रखा गया, तो गृह मंत्रालय है। महानिदेशक कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी अभी क्या है इसके जो है महानिदेशक ये है। अगली न्यूज़ हमारी है, डीआरडीओ ने लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। डीआरडीओ इसरो के साथ मिलकर काम करता है, मिसाइल्स वगैरह बनाना या फिर जितने भी हमारे लड़ाकू विमान होते हैं तो ऐसी चीज़ों में क्या है सहयोग करता है, या फिर जो अपने खुद की चीज़ें भी बनाता है। तो उसी ने क्या किया, अभी एक जो है लंबी दूर तक मारक क्षमता इसकी है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। तो लैंड अटैक मतलब है कि ये जो है मार करेगी कहाँ पर, ज़मीन पर। जब भी हमें कहीं मार करनी होगी तो वहाँ पे काम आगे। जैसे आपने क्रूज मिसाइल पढ़ी होंगी कि कैसी है, यहाँ से छोड़ी गई और जो है दुश्मन की मिसाइल यहाँ पर है, यहाँ पे विस्फोट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी होती हवा में मार करने वाली। लेकिन जो ये क्या है, ये है लैंड अटैक, मतलब क्या है अगर ज़मीन पर हमें कभी किसी दुश्मन पर अटैक करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या है इसका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको आप शॉर्ट में डीआरडीओ बोलते हो, ने लंबी दूरी की लैंड अटैक मिसाइल जो है क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण यहाँ पे किया है। फिर क्या है, 12 नवंबर 2024 को यह परीक्षण किया गया है, कल किया गया था, आज इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एंटी शिप बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, शिप्स या फिर जो है एंटी शिप मतलब होती है जो शिप्स वगैरह होती हैं दुश्मनों के, उन पर जो अटैक करने के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पहली बार जो है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो ये फर्स्ट टाइम है। कहाँ से किया है, ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत हमारा परीक्षण सेंटर है, वहाँ से इसको किया गया है। मिसाइल की उड़ान पथ की पूरी कवरेज सुनिश्चित करने के लिए रडार और ट्रैकिंग सिस्टम द्वारा निगरानी की गई। तो मिसाइल कहाँ से जा रही है, कौन से एरिया से जाएगी, कैसे जाएगी, स्पीड कितनी है और जो है निशाना लगाया गया है उसमें पहुंचने की संभावना कितनी है, सबका यहाँ पे सबको मॉनिटर किया जा रहा है। रडार के थ्रू जो है सब चीज़ ट्रैक की जा रही है। तो यहाँ पे प्रॉपर सब सिस्टम सेट किया। देखो यहाँ पे कुछ नया नहीं है। जितनी भी आप जो है ऐसे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कि ये मिसाइल लाई गई है और ये बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल, अलग अलग तरीके सबका यही होता है कि लॉन्ग रेंज है कि शॉर्ट रेंज है, हवा से हवा में मार करेगी, हवा से सतह में मार करेगी, ऐसी चीज़ें होती हैं सारी। और होता है कि भाई इसमें रडार लगा है कि नहीं लगा है, ट्रैकिंग सिस्टम है कि नहीं है, सब में वही होता है, कुछ भी नया नहीं होता, बस नाम नया होता है, थोड़ी बहुत रेंज इधर उधर हो जाती है और जो है मारक क्षमता से संबंधित कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, बाकी हमेशा वही रहता है। और इसीलिए हम बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सी वाली मिसाइल के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने मिसाइल विकसित की है। हमारे लिए ज़रूरी बस ये है पूछ ले कि जो अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का, उसको किसने बनाया है, किसने विकसित किया है। तो ये नाम आप याद रखिएगा। डीआरडीओ के अध्यक्ष जो हैं अभी डॉक्टर समीर वी कामत है, ठीक है। तो अभी इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत, ओके। अगली हमारी खबर है सोनू सूद, जिनको आप देखते रहते होंगे, मतलब कोरोना टाइम में मसीहा बिल्कुल बने थे क्योंकि बहुत सारे लोगों की मदद की थी। मदद करनी भी चाहिए, जब आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आपको मदद करनी चाहिए। तो उन्हीं को क्या है थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। थाईलैंड सुन के तो लोगों को बस घूमना याद आता है। तो थाईलैंड पर्यटन, आपको पता है भाई क्रेज़ है एकदम आजकल। लोग कहीं लड़कों से अगर कुछ पूछा है कि कहाँ घूमना है, दो जगह होती हैं, या तो गोवा जाना चाहते हैं या तो बैंकॉक या थाईलैंड जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है थाईलैंड के जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध अभिनेता सोनू सूद को थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है। अब वह थाईलैंड में भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश की मार्केटिंग रणनीतियों, जनसंपर्क प्रयासों को बढ़ावा देने में सलाह देंगे। मतलब क्या है, देखो एक्टर हमारा, टूरिस्ट हमारे, लेकिन क्या है ये प्रमोट करेंगे कि आप कहाँ जाइए, थाईलैंड जाइए। इसका मतलब है थाईलैंड सरकार के साथ हमारे जो राजनीतिक या आर्थिक जैसे भी आप रिश्ते के बढ़िया चल रही, क्योंकि हम जो है अपने यहाँ टूरिज्म को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, साथ में क्या है दूसरे देश के टूरिज्म को हम बढ़ा रहे कि भाई हमारे भारतीय जो नागरिक हैं, पर्यटक हैं, वो जा करके उस देश में घूम करके आए। हाल ही में थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए अपनी वीज़ा मुक्ति नीति का विस्तार किया। देखो अब क्यों कर रहे हैं हम,
हमेशा सब चीज़ों का एक रीजन होता है। अगर हम जो है वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा दे रहे, इसका मतलब क्या है, उसने भी हमारे लिए कुछ किया। तो क्या किया है अभी, भारतीय पर्यटकों के लिए अपनी वीज़ा मुफ्त नीति का विस्तार किया। आपको पता है, आपको थाईलैंड बैंकॉक जाना है तो वीज़ा वगैरह अप्लाई नहीं करना होता कि भाई वीज़ा जा करके बनवाना पड़ेगा, वेट करना, नहीं, ऑन अराइवल मिलता है। आप वहाँ जाएंगे, आपको वहीं पे वीज़ा मिल जाएगा। कई जगह ऐसा है, कई जगह ऐसा भी है कई कंट्रीज़ के साथ कि हमें वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप जा कर के नॉर्मल घूम के आइए। जैसे आप चले जाइए नेपाल, ठीक है, जिसमें बिना वीज़ा के थाईलैंड में 60 दिनों तक रहने की अनुमति देती। जो नया नियम आया, उन्होंने क्या किया है, 60 दिन तक आप बिना वीज़ा के वहाँ रह सकते हो। साथ ही स्थानीय आव्रजन कार्यालय लोकल इमिग्रेशन ऑफिस में अपने प्रवास को अतिरिक्त 30 दिनों तक बढ़ाने का भी विकल्प देता है। मतलब टोटल ये है कि आप जो है अब नए कानून के तहत थाईलैंड में जो है 90 दिनों तक बिना वीज़ा के रह सकते हैं। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, मुद्रा है थाई बाहत, फिर क्या है, प्रधानमंत्री हैं पायटोंगटार्न सिनावात्रा। पायटोंगटार्न सिनावात्रा, नाम याद रहे तो बढ़िया है, नहीं याद है तो याद कर लेना, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस। जनवरी आने वाली है, जैसी जनवरी आती है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारे प्रिय महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे 1915 में, ठीक है। 1915 ही तो है भाई, शायद 9 जनवरी को या 15 जनवरी को, हाँ 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे, इसलिए हम जो है उस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर उसकी शुभारंभ, मतलब देखो दिवस तो जनवरी में होने वाला है, लेकिन जो है अभी हम क्या करने वाले हैं, जो है वेबसाइट हमने अभी बना दी है। अभी हाल ही में जो मेरी दोस्त है वो जो है LLB कर रही है, तो वो उसको लगता था कि गांधी जी जो है बस जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ही मतलब एक तरीके संलिप्त रहे हैं या काम किया है। उस बेचारी ने पढ़ा, सदमे में आ गई, बोली भाई महात्मा गांधी तो हर जगह घूम रहे हैं, जहाँ कनाडा घूमे हैं, मतलब USA घूम रहे हैं, UK घूम रहे हैं, साउथ अफ्रीका कहीं छोड़ा ही नहीं है उन्होंने। हिस्ट्री जो इतिहास है वो बढ़ा दिया है। तो क्या है, अब देखेंगे भी ना तो महात्मा गांधी की मूर्तियाँ या उनकी विचारधारा जो है पूरे विश्व में हर जगह आपको देखने को मिलेगी। तो विदेश मंत्री जो है डॉक्टर S जयशंकर और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ने संयुक्त रूप से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, ठीक है। इस वेबसाइट का उद्देश्य क्या है, सम्मेलन में भागीदारी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, ओडिशा में आवास के आरक्षण की सुविधा और सम्मेलन के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा सरकार के सहयोग से 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। तो इस बार कहाँ पर हो रहा है, ओडिशा भुवनेश्वर में इस बार आयोजित किया जाने वाला है, याद रखिएगा जगह 8 से 10 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय इस बार क्या है, मतलब विषय क्या रहने वाला है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, बहुत बड़ा योगदान है। रेमिटेंस समझते हैं आप, बाहर विदेशों में जो है हमारे भारतीय जो है जाकर रहते हैं, वहाँ से कमाते हैं पैसा जो है डॉलर पाउंड्स या अलग अलग देश की करेंसी में, फिर वो यहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि उनके परिवार के कुछ मेंबर्स जो हैं यहाँ पर रह रहे होते हैं, तो वहाँ से पैसे कमा के यहाँ भेजते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें अच्छी खासी इनकम जो है मिलती है। तो हमारे यहाँ पे आर्थिक विकास में बहुत हद तक जो है प्रवासी भारतीय भी योगदान देते हैं, तो इसीलिए उन्हीं के लिए है ये, उनके द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। इस बार का जो है ओडिशा में हो रहा है, भुवनेश्वर में। पिछली बार का इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कई बार होता है कि इस बार के अलावा पूछ लेता है कि भाई इस बार जो है भुवनेश्वर ओडिशा में हो रहा है, लेकिन पिछला वाला कहाँ हुआ था, भूल जाएंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखना है। बात करें प्रवासी भारतीय दिवस जो हम मनाते हैं, तो क्या है, शुरुआत 2003 में की गई थी, प्रतिवर्ष 2015 तक हमने कंटिन्यू मनाया है। 2015 से इसे द्विवार्षिक आयोजित बना दिया गया, 2 साल में एक बार। यह महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी की याद में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को भारत लौटकर वो आए थे। इस दिन सरकार प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करती है। तो प्रवासी भारतीय पुरस्कार, सम्मान पुरस्कार भी देती है। तो किन को देगी, जो प्रवासी होंगे, जिन्होंने यहाँ पर कुछ अच्छा काम किया होगा भारत के बाहर रहते हुए भी, उनको जो है पुरस्कृत किया जाता है। अगला आर्टिकल हमारा है विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक। विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार तो पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे संकेतक रिपोर्ट जारी की गई। तो विश्व बौद्धिक मतलब इसका सिंपल सा यही है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किसने कौन सी चीज़ नई बनाई है और वो अपने नाम की है, और उसका संकेतक जो है उसी के नाम पर रहेगा। तो क्या लिखा है, विपो जिसको बोलते हैं ना, विश्व बौद्धिक संपदा
संकेतक रिपोर्ट जो है अभी प्रकाशित की है। भारत ने पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइन के लिए शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे जो स्थान प्रदान किए गए हैं वो देशों की रैंकिंग यहाँ पे है। तो भारत ने जो है शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया है। पेटेंट के माध्यम से आविष्कार को सुरक्षा मिलती है। इसकी अवधि 20 वर्ष है। इसका मतलब क्या है? आपने कल को जो कोई ऐसा पेन बना दिया या फिर कुछ भी बना दिया ऐसा जो अपने आप में बहुत यूनिक है, बहुत नया है, आपको लग रहा है कि मार्केट में बिल्कुल छा जाएगा, बिकेगा, आप उसका पेटेंट अपने नाम से करा सकते हो, डिज़ाइन, सिंबल जो भी है, और वो उसका जो पेटेंट है आपके पास सिर्फ 20 साल तक रहेगा। 20 साल के बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, इसके पहले कोई और चोरी कर ले। ट्रेडमार्क जो होता है ब्रांड पहचान को सुरक्षित कर दे। जैसे आपको पता है ये ट्रेडमार्क किसका है, मतलब अलग अलग जो ब्रांड्स के ट्रेडमार्क्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं ना। आप जो है सिंबल देख के पहचान जाते हो कि ये जो है इस कंपनी के है। जैसे कार्स में होता है कि 3 छल्ले 4 छल्ले जो भी होते हैं भाई वो किस कंपनी का है, जैगुआर बना है तो किस कंपनी की गाड़ी है। तो क्या है, ये सारे ट्रेडमार्क्स होते हैं। इनकी अवधि 10 साल होती है, 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है इनको। औद्योगिक डिजाइन किसी उत्पाद की दिखावट या सौंदर्य संबंधित विशेषताओं की रक्षा करती है। इसकी अवधि 10 + 5 वर्ष होती है। तो इसको हम जो है ट्रेडमार्क को जो है 10 साल के बाद 10 साल और बढ़ा सकते हैं। औद्योगिक डिजाइन को जो है 10 साल के बाद जो है 5 साल जो है और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे औद्योगिक डिजाइन का मतलब है कि कोई ऐसा सामान है जो उसी ऐसी डिजाइन में बना जो बहुत खूबसूरत है और जो है उन्होंने अपना पेटेंट करा लिया या ऐसा करा लिया कि भाई वही उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करेगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, महानिदेशक है डैरेन टैंग। महानिदेशक जो इस संस्था के हैं वो अभी है डैरेन टैंग। अगला आर्टिकल है 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद सम्मेलन। 25वां दक्षिण एशिया, तो एशिया के जो दक्षिणी देश हैं दूरसंचार विनियामक, आपस में जो है दूरसंचार से संबंधित जो नियम कानून चल रहे हैं उनका परिषदों का सम्मेलन किया गया है। तो 25वां दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद जो है SATRC सम्मेलन 11 से 13 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसमें दूरसंचार मतलब समझते हो, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, मतलब टेलीफोन तो नहीं चलता, मोबाइल फ़ोन आपका हो गया या फिर जो है टीवी वगैरह हो गया, जितनी भी दूरसंचार मतलब जहाँ जिसके माध्यम से आप कहीं दूसरी जगह संपर्क स्थापित कर सकते हो, पता कर सकते हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो सब जो है दूरसंचार में आता है। और उसी के लिए क्या है यहाँ पर विचारों और रणनीतियों पर चर्चा की गई है। इसमें 9 देशों के दूरसंचार क्षेत्र विनियामक भाग ले रहे हैं। तो इस जो है समिट में या सम्मेलन में 9 देशों के जो है लोग यहाँ पर विनियामक भाग लेने वाले हैं। साथ में बात करें कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सारे देश यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद का गठन जो है 1997 में विकसित किया गया था। तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल में। तो हिंडाल्को बनी विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी। तो अलग अलग जो है सामान को बनाने के लिए अलग अलग कंपनियां होती हैं। तो एल्यूमिनियम की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें कि हिंडाल्को जो है विश्व की सबसे ज़्यादा टिकाऊ एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी बन गई है। तो क्या लिखा है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आप शॉर्ट में हिंडाल्को बोलते हो, कि विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा दिया गया है। S&P ग्लोबल कॉरपोरेशन सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में हिंडाल्को पहले स्थान पर रही है। ये एक जो है रैंकिंग प्रदान की जाती है, उसमें जो है देखो क्या लिखा है, ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कौन सी चीज़ कितनी टिकाऊ है, असिस्टेंट रैंकिंग, तो यहाँ पे टिकाऊ की बात कर रहे हैं ना, तो उसी रैंकिंग में जो है पहले स्थान पर रही है। हिंडाल्को जो है आदित्य बिरला समूह की धातु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है, तो भारतीय कंपनी है और विश्व में पहले नंबर पर है। यह एल्यूमिनियम और तांबे के क्षेत्र में जो है उद्योग जगत की अग्रणी कंपनी है। स्थापना है 1988 में, मुख्यालय है मुंबई में। हिंडाल्को भारत में स्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा दिया गया है, इसको स्टार ट्रेडिंग हाउस का इसको दर्जा भी दिया गया। अभी बात करें अध्यक्ष कौन है, तो कुमार मंगलम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम क्या है, हिंडाल्को विश्व की जो है सबसे ज़्यादा टिकाऊ एल्यूमिनियम वाली कंपनी बनी है। ओके, बस इतना ही याद रखेंगे ना तो बाकी अपने आप याद रहेगा। बाकी ये याद रखिएगा S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट जो होती है, S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग जो है उसमें जो है इसको पहला स्थान दिया गया है। ठीक है,
आज का जो आखिरी आर्टिकल देखें हम तो है, तैयब इकराम बने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। हॉकी महासंघ के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, उनका नाम क्या है? तैयब इकराम। ठीक है, तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। तैयब इकराम पाकिस्तान में रहने वाले हैं। ठीक है, पाकिस्तान के निवासी हैं। इन्हें पहली बार 2022 में 2 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया था। तो पहली बार जो है इनको 2022 में चुना गया था, दोबारा भी इन्हें चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है चीज़ कौन देखता है? अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, उसी का जो उसी के अंतर्गत ये काम करता है। जैसे क्रिकेट में आप देखते रहते हो ना, IPL हो गया, अलग अलग जो होती हैं चीज़ें सब चलती रहती है ना, वैसे ही यहाँ पे है। यहाँ हॉकी विश्व कप समेत कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करता है। जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है और जो अंतर्राष्ट्रीय शासी जिसका निकाय है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है ये बहुत सारे अलग अलग जो है देशों में जो हॉकी की टूर्नामेंट होती है उनका आयोजन करता है। स्थापना 1924 स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ठीक है, ये सारी हमारी आज की होगी न्यूज़, जिसमें हमने पढ़ा कि जो है कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया है हमने, या फिर जो है किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक नई महिला बटालियन जो बनाई गई CISF के लिए, उसके बारे में देख लिया हमने। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष की नियुक्ति किसको नियुक्त किया गया है। DRDO ने कौन सी चीज़ें नई ईजाद की, सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, इससे क्या होगा, आपको रिवीजन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो जो है आपको टाइम से मिलें।